वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मरियम और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction and Biochemistry. Biochemistry is a branch of biology that deals with the study of chemical components and chemical processes occurring in living organisms. Biochemistry बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनमें होने वाले केमिकल प्रोसेस या रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। All living things are composed of chemical compounds which can be categorized into ऑल लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो केमिकल कंपाउंड से मिलके बनती हैं और उनको कैटेगराइज किया गया है। केमिकल compositions of a cell. A living cell contains thousands of different chemical compounds. The comparative chemical compositions of a typical bacterial cell and a mammalian cell is as follows. ऑल लिविंग सेल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक एंड मेमेलियन सेल्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। Chemical compositions of bacterial and mammalian cells. Chemical components bacterial cell and mammalian cells. वाटर, अगर हम वाटर को देखें तो बैक्टीरियल सेल्स में भी 70% वाटर है और मेमेलियन सेल्स के अंदर भी 70% वाटर है। नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन देखें तो बैक्टीरियल सेल्स में भी 15% है और मेमेलियन सेल्स में 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल्स में 3% है और मेमेलियन सेल्स में 4% है। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल्स में 2% है और मेमेलियन सेल्स में 3% है। आरएनए बैक्टीरियल सेल में 2% है और मेमेलियन सेल्स में 1.10% है। डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% है और मेमेलियन सेल्स में 0.25% है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में 2% बैक्टीरियल सेल्स है और मेमेलियन सेल में भी 2% है। इनऑर्गेनिक आयन जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम्स वगैरह ये बैक्टीरियल सेल में 1% है और मेमेलियन सेल में भी 1% ही है। नेक्स्ट, biological importance of water. Water is the most abundant chemical compound in living organisms, constituting about 70% of total cell mass. वाटर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है। ज़्यादातर जो होता है वो पानी पाया जाता है और इसके अंदर जो सेल का जो टोटल मास है या टोटल वेट है वो 70% होता है। तो चलिए सिंध टेक्स्ट बुक्स में 5 की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, वो पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ड्यू टू इट्स पोलर नेचर वाटर डिजॉल्व्स आयनिक सब्सटेंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन। यूनिवर्सल सॉल्वेंट में क्या होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट में होता है कि अपनी पोलर नेचर मीन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होने की वजह से पानी आयनिक चीज़ों और पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए मीडियम या रास्ता जो होता है वो प्रोवाइड करता है। High heat capacity. Water requires a large amount of heat energy to rise its temperature 1 calorie per gram degree centigrade. This acts as a thermal buffer, protecting organisms against sudden environment temperature fluctuations. वाटर को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है और इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस एक्ट एज अ थर्मल बफर एक्ट करता है ऐसा जब हम किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एक सडनली चेंज आता है, उसके टेम्परेचर में सडनली चेंज आता है तो थर्मल बफर जो होता है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनसे बचाता है। मतलब प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट सडन इन्वायरमेंट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मतलब अचानक हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर्स के अंदर जो सडन चेंज आता है वो थर्मल बफर उन्हें उससे बचाता है और टेम्परेचर को बरकरार रखता है। High heat of vaporization. Significant heat is observed when liquid water evaporates into gas 574 kilocalorie per kilogram, providing a cooling effect during sweatings in animals and transpirations in plants. जब लिक्विड जो होता है वो पानी में चेंज होता है या तब्दील होता है
तो बहुत ज़्यादा हीट ऑब्ज़र्व होती है, और वो जो हीट ऑब्ज़र्व होती है वो कितनी होती है, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। जो मतलब जानवरों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो स्वेटिंग होती है, और प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशंस के दौरान जो कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है, क्या करती है ये एनिमल्स में स्वेटिंग के दौरान और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के दौरान कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Amphoteric behavior. Water acts as a both an acid and base. It acts as a buffer inside cells, stabilizing the pH required for enzymatic activities. वाटर जो होता है वो एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करता है, एसिड एंड बेस दोनों के तौर पर काम करता है। और ये क्या करता है, और ये सेल्स के अंदर बफर के काम करता है, और जो इंजाइम्स इंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है उसकी पीएच को स्टेबल रखता है। कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन कोहेजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीप्स वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। एडहेजन एडहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू other polar surface like xylem walls. Together, these forces enable the bulk transport of water through plant stems. टुगेदर मीन दोनों फोर्सेस, कोहेजन एंड एडहेजन जो होती हैं वो दोनों फोर्सेस मिलके प्लांट्स के जो स्टीम्स होती हैं उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। मतलब प्लांट्स की जो स्टीम्स होती हैं उनमें जो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें हेल्प करती हैं। Synthesis and breakdown of macromolecules. Complex biological molecules, polymers, are formed and broken down through two fundamental chemical processes. Complex कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसे हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, वो फॉर्म्ड होती हैं और ब्रेक डाउन होती हैं टू फंडामेंटल केमिकल प्रोसेस, मतलब दो फंडामेंटल केमिकल प्रोसेस के ज़रिए वो बनती हैं और ब्रेक डाउन टूटती हैं। फर्स्ट है अ कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस। कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस कहते हैं। डेफिनेशन: अ केमिकल रिएक्शंस इन विच टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स कहते हैं, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल्स, और लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर कहते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स। accompanied by the removal of water molecules H2O। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो छोटे मॉलिक्यूल्स जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल जिसे पॉलीमर्स कहते हैं वो बनाते हैं, और इस दौरान एक पानी का मॉलिक्यूल जिसे हम H2O कहते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर दो छोटे मॉलिक्यूल्स जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं वो आपस में मिलते हैं, मिलके एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, और इस दौरान में जो H2O वाटर जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं। समझे? अब पर्पस, इसका पर्पस देखते हैं। यूज्ड इन बिल्डिंग सेल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोरिंग एनर्जी। इसका पर्पस ये है कि ये सेल के स्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोर करने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल: ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज का हम रिएक्शन करवाएंगे उसमें कंडेंसेशन होगी तो क्या बनेगा, मेल्टोज प्लस वाटर। बी और सेकंड आया है हाइड्रोलाइसिस। डेफिनेशन: हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। हाइड्रो मीन क्या होता है, वाटर होता है, और लाइसिस मीन टूटना, किसी चीज़ का टूटना या स्प्लिटिंग। अ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर इज ब्रेक डाउन इनटू इट्स constituents monomers by the addition of water molecules H2O। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम H2O मतलब H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को उसके छोटे हिस्सों मतलब मोनोमर्स में तोड़ा जाता है।
वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों मतलब मोनोमर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रिलीजिंग स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो डाइजेशन होती है और जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स थे उनको हम रिलीज़ कर देंगे। एग्जाम्पल मेल्टोस प्लस H2O। मेल्टोस और H2O का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, उनको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स कवर करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।